cues. Assalamu alaikum and good evening. This is Doc Stop Politics. आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत जनाब कर्नल खावर मुनीर हारून साहब और हमारे साथ होते हैं हमेशा डॉक्टर हसनैन जावेद एंड माई सेल्फ हसन जफ़र। तो कर्नल साहब के बारे में आपको बताऊं मैं ही सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री इनके पास है और ही इज़ एन एक्सपर्ट इन डिफेंस अफेयर्स और इन्होंने न्यूमरस आर्टिकल्स लिखे हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स और ही इज़ बीइंग पब्लिश्ड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे। तो हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कॉलोनियलिज्म पे और हमने उसमें डिस्कस किया कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स को, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को, कॉलोनियल माइंडसेट को, कॉलोनियल फिलॉसफी को, और हमने उसको फिर एग्जामिन किया कि इंडिया में कॉलोनियलिज्म की क्या नेचर थी, नॉट ओनली द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड उसके पिछले अदवार में मुगल्स और एक कॉलोनियलिज्म को हमने उसमें एक डिस्कोर्स के तौर पर समझने की कोशिश की। एंड पाकिस्तान बनने के बाद और ये रियासतें आज़ाद होने के बाद जो पहले ब्रिटिश राज का हिस्सा थी, जहाँ पे हम एकेडमिकली जब देखते हैं तो उसके बाद एक पोस्ट कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट होता है और उसके बाद चलते चलते आके 90s एंड बियॉन्ड। वाई 19s? क्योंकि 89 के बाद आफ्टर द फॉल ऑफ व्हेन द बर्लिन वॉल केम डाउन और कोल्ड वॉर ख़त्म होती है तो उसके बाद एक इंटरनेशनलिज्म स्टार्ट होता है, न्यू कॉलोनियलिज्म स्टार्ट होता है। और आज के दौर में अगर हम देखें जिस पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, वहाँ पे एक अमेरिका को टारगेट करके अमेरिकन सेंट्रिक एक सेंटिमेंट आया है जिसको हम शुरू में इशारतन कहते रहे हैं और लोग उसको जाहिर है कि पीपल आर बाइंग इट लाइक एनीथिंग, और जिसको हम शुरू में कहते रहे हैं डॉक्टर साहब सब्सक्राइबर्स ऑफ इमोशनल ट्रूथ। तो सब्सक्राइबर्स ऑफ इमोशनल ट्रूथ आज ज़रा गुफ्तगू सुनिए कर्नल साहब की इस मौजू पे। कर्नल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी यहाँ पे आने की, मेरी इज़्ज़त अफजाई फरमाई, बहुत शुक्रिया इसका। जो आप पहले अपने टॉपिक्स डिस्कस कर चुके और जहाँ तक रहा कॉलोनियलिज्म का, मेरा एक सवाल आपसे क्या है कि क्या कॉलोनियलिज्म जो है ये ख़त्म हो गया? मेरे नज़दीक ये ख़त्म नहीं हुआ, इसने सिर्फ अपनी शक्ल बदली है। मिसाल के तौर पे आज अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर इशू किया है और अपना प्रेसिडेंट बाइडेन ने उसको साइन किया है, 48 पेजेस। Right, and it is today. It's today, yes. Yes. And in those 48 pages, उन्होंने इंडिया का जिक्र किया है, चाइना का किया है, रशिया का किया है, इजराइल का किया है और भी सब। लेकिन उन 48 सफ़ों में पाकिस्तान का जिक्र कहीं नहीं। तो पाकिस्तान का तो होगा ना सर, जियो सेंट्रिक है। आप जियो सेंट्रिक हैं, लेकिन आपका उन्होंने जिक्र कहीं नहीं किया कि आप उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस भी रखते हैं कि नहीं रखते। उन्होंने आपका ये जो चेंज किया जो मामला चल रहा है, पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है उसमें। जिक्र नहीं, 48 पेजेस में पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी नहीं है। इसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पहले इंपॉर्टेंस को देखिए कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है। किसी भी मुल्क को, किसी भी खित्ते को अगर आपने उसकी इंपॉर्टेंस को जांचना है तो उसके लिए 3 मेन पैरामीटर्स हैं। राइट सर। पहला पैरामीटर है जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स। Right. द कॉमन फैक्टर इज जियो, Geography. द ज्योग्राफी। बड़ी अजीब बात यह है कि पाकिस्तान इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर फिट आता है। ऑफ कोर्स यस। उसकी वजह यह है कि इसके साथ रहते हुए आप इसको छोड़ भी नहीं सकते और इसको आप गिरा भी नहीं सकते। आप गौर कीजिए कि श्रीलंका
बैंकरप्ट हो गया हम्म, जब उनकी 61% के ऊपर उनकी डेट लेवल्स जो थे वो पहुंच गए। ठीक है। आज की जो ब्लूमबर्ग और इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप 81% पे खड़े हैं, लेकिन आप बैंकरप्ट नहीं हुए। ये मेहरबानी यहाँ पे रोकता हूँ। यानी इसका मतलब है कि कुछ ममालिक जहाँ बैंकरप्ट होते हैं, इसके अलावा भी कई ममालिक ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 दफा डिफॉल्ट हो चुके हैं, उनको होने दिया गया। पाकिस्तान को बॉदर नहीं किया गया उस 48 पेजेस के अंदर जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी उनकी बन रही है, लेकिन हम तीनों जियोस के ऊपर पूरे उतर रहे हैं। लेकिन वो हमें बॉदर नहीं कर रहे कि हम स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर हम अफगानिस्तान के दरमियान में खड़े हैं, हम सेंट्रल एशियन स्टेट में खड़े हैं, हम रशिया के साथ खड़े हैं, हम चाइना जो है वो गवादर हमारे पास है और हम चाइना के साथ हैं और उनका मामला जो है वो इस टाइम पे कोल्ड अफेयर्स के ऊपर चल रहा है। इसके बावजूद वो ये समझते हैं कि ये ऐसे गुलाम हैं कि जो कि बोलेंगे नहीं और इनका जिक्र करना मुनासिब ही नहीं है, जबकि हम इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन और जियो स्ट्रेटेजिकली हम उनके लिए इंपॉर्टेंट और बल्कि जियो इकोनॉमिकली तीनों, जियो इकोनॉमिकली, जियो पोलिटिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली। अब मैं मिसाल आप देता हूं। यहाँ से प्रीएम्बल से शुरू करें। आपने मुझे, क्योंकि आई एम क्वाइट फ्लूमॉक्स्ड, कंप्लीटली शॉक्ड हूं कि उन्होंने सीरियसली इसका जिक्र तक करना मुनासिब, क्योंकि आपके पास फर्स्ट हैंड सोर्स के साथ बिल्कुल, आपने मुझे, exactly। क्योंकि जब आपसे बात हुई आप अभी रिपोर्ट सुनकर आए थे, अब देख लीजिए। सो आपने ये बताया कि इनका पाकिस्तान का वो जिक्र करना मुनासिब ही नहीं समझा। तो यहां से प्रियम्बल तो ये बनाना कि साम्राज्यत इस हद तक ज्यादा है कि उनको अपने पुराने गुलाम का पता है कि इसका जिक्र ना भी किया तो ये मेरा ही रहेगा। हाँ, उन्होंने आपको इस नहज पे रखा हुआ यानी है। गामे तो मेरे ही हैं। हाँ, ना आपको वो लेटने देंगे, हाँ हाँ। ना आपको सीधा खड़ा होने देंगे। अच्छा, आपने यहाँ पे एक आपको और इम्पोर्टेंट घुटने पे बात की रखेंगे। कि 60% पे डिफॉल्ट कर गया पाकिस्तान। डिफॉल्ट कई दफा करते करते इसका मतलब है वो आपका IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट हो, कहीं से आपको पैसा दिलवाना हो, यानी जब आप गिरने लगते हैं, मरने वाले होते हैं, उससे पहले वो आपको जो है वो थोड़ा पैसा फेंक देते हैं, और जब आप तनने लगते हैं फिर आपसे चीजें सैंक्शन लगा के पीछे कहीं। जैसे पिछले 6 महीने में हुआ। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सर, आज पाकिस्तान एयर स्पेस बंद कर देता। किसकी? मैं मिसाल दे रहा हूँ। राइट। आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान टेरिटरी के ऊपर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। ओके, कौन डूबता? सबसे पहले इंडिया डूबता। बिल्कुल। इंडिया डूबता है, आपकी जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं वो डूब जाती हैं। बिल्कुल। आपके गवादर को क्यों नहीं पनपने दे रहे? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। ऑफ कोर्स, यस। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि गवादर इज द ओनली पोर्ट इन होल ऑल ऑफ दैट एरिया। ना वहां पर चाबहार, ना बंदर अब्बास, Yes. ना UAE Yes. या कतर, बहरीन, इनकी कोई पोर्ट जो है, उनके जितने सारे एंकरेज मिला लीजिए, गवादर अकेला उससे ज्यादा है। एग्जैक्टली, उन्होंने कोशिश भी की। चाबहार पे उन्होंने $400 तकरीबन 400 बिलियन डॉलर उन्होंने वहां पर भेजा। चाबहार जो है वो उतना फिजिबल बना ही नहीं जितना गवादर। बन नहीं सकता सर। गवादर का जो डीप सी पोर्ट है, उसका जहाज, उसकी जो जेटी है वो टोटल 500 मीटर्स इन है। ओके। उसका जहाज 500 मीटर तक फ्रॉम दी लैंड मास, 500 मीटर तक उनका आपका जहाज आ जाता है। अंदाजा करें। मैं सर इसलिए आपको ये थोड़ा ग्रिल कर रहा हूँ ताकि ये भी साथ साथ चीजें आते जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका एरिया है। देखिए, जो जियोग्राफिकली आप बता रहे हैं, बल्कि 1-2-3 और पॉइंट्स बता दें ताकि हमारे सुनने वाले ज्यादा बेहतर जियो इकोनॉमिक, जियोग्राफिकली, जियोग्राफिकली हर लिहाज से हम बेहतर यही तो मैं कह हैं। रहा हूँ ना। लेकिन पॉइंट ये है कि डिफॉल्ट होने से पहले, यानी डिफॉल्ट होने भी नहीं देते। हाँ। वो क्या शेर क्या था सर, वो साफ छुपते भी नहीं, सामने सामने आते भी हाँ। नहीं, इससे भी ज्यादा एक साथ था, लेकिन वो जेल में नहीं आ रहा। चलिए। अच्छा सर, आगे चलिए। अब ये मैंने आपको जो एग्जांपल्स दी, सर। इनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ भी है। राइट। एक जहाज जो UAE से या कहीं से चलता है और उसने अगर जाना है चाइना, वो तकरीबन 21 दिन मिनिमम लेता है। राइट सर। उनके ऊपर जो सिंकियांग पोर्ट वगैरह वहां पे पहुंचने यस के लिए। यस। गवादर पे अनलोड करता है वो जहाज, और वो वहां से जो ट्रॉलर्स निकलते हैं वो 48 to 72 hours दे क्रॉस दैट रोड इन काराकोरम हाईवे के साथ, वो जो क्या क्या ऊपर
they enter China. Yes. They enter China in just 48 hours. Yes. अब गौर कीजिए कि आपकी बचत कितनी हुई। और वक्त की भी ऐसे ही है। और वक्त और पैसे दोनों। मैंने गुजारिश की ना अभी तो मैं कॉलोनियल कॉस्ट पे नहीं आया, सर ने वैसे ही कॉस्ट निकाल दी उससे। मैं एक्सीलेंट तो जियो इकोनॉमी की बात कर सर। रहा हूँ आपसे। सर हमने जियो अब आपकी लोकेशन ऐसी है, मैं जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात कर रहा हूँ, आप अफगानिस्तान के साथ कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि जितनी सेंट्रल एशियन स्टेट्स ऊपर हैं, यस। अभी उन्होंने वहां से एक मारा था जिसमें वो कहते हैं कि अमन जवादी को मार दिया है उन्होंने, वो कजाकिस्तान से उड़ा था जहाज, पाकिस्तान से तो उड़ा ही नहीं था। दैट्स वेरी ट्रू। पाकिस्तान से उसको इजाजत ही नहीं दी थी Exactly. गुजरने की यहाँ से। यहाँ पे तो अभी जो बैठे हुए थे जो गादरिये, वो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया पाकिस्तान में। वो बेशरम लोग हैं जिनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। आपके बगैर वो कहते हैं ना चाइना के साथ इंडिया करेगा। हाँ, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट कि अमेरिकन आर बैटिंग ऑन अ डेड हॉर्स। चाइना ने गलवान वैली में क्या किया इनके साथ? मारा ना। परवीन सवामी का मेरा लेटेस्ट आर्टिकल है इसके ऊपर सियाचिन, इसके ऊपर कारगिल के ऊपर, एग्जैक्टली, जो यहाँ पे बैठ के मुंह उठा के एक टाइम लेते हैं, गाली निकाल देते हैं फौज को कि ये इन्होंने जरा परवीन सवामी का वो मजबूत जरा पढ़ लीजिए। परवीन सवामी का नाम, तो उसकी थोड़ी जिस्ट बता दीजिएगा जरा। उसको जिस्ट ये है कि उसने कहा कि वो पाकिस्तान ने जिन पे कब्जा किया वो पाकिस्तान सिर्फ उन पे बैठा हुआ है और आज भी बैठा हुआ है उन चोटियों पे, सिवाय एक चोटी के जो ये ले सके थे, बाकी कुछ भी नहीं ले सके थे। अच्छा, वो पाकिस्तान की होल्ड में? वो पाकिस्तान की होल्ड में, ये वो लिख रहा है और साबित कर रहा है। Nobody ever talked about it. जी, दैट्स द बोलते नहीं है ना सर, ये तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम। अब ये किसने बोलना है इसके ऊपर? हमारे फॉरेन ऑफिस ने, आपके फॉरेन ऑफिस ने बोलना है, आपके पॉलिटिकल एलीट ने बोलना है, फौज तो नहीं बोलेगी। तो ऑफ कोर्स क्यों अरे वो बोलेगी? अपने बारे में तो नहीं बताया। फौज तो किसी भी मैटर में नहीं बोल रही, फौज तो अब तक नहीं बोल रही, लेकिन फौज को ही घसीटना है, फौज नहीं सैलाब से निकालना है, फौज नहीं उसकी सब कुछ वजह करना है, उसकी बहुत बड़ी वजह है, इस मुल्क के अंदर अगर कोई एक इदारा बचा हुआ है अभी तक जो किसी भी डिसिप्लिन में आता है, जो किसी एक गिवन पैरामीटर्स में काम कर रहा है, वो आपकी फौज है। अच्छा, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ, यानी इस टाइम पे आप ये देखें कि चाइना आपको गारंटर करता है पाकिस्तान मिलिट्री को। अब पाकिस्तान मिलिट्री की वजह से इस टाइम पर आपकी सारी सरहदी हिफाजत जो है वो चाइना की मिलिट्री की वजह से। इंटरनल हमारा जो है नेशनल सिक्योरिटी प्लान भी अगर डिस्कस करें तो वो भी मिलिट्री की वजह से। कहाँ कहाँ हमने साफ रखना है वो भी इसकी वजह से। रिसेंट टाइम के अंदर ये जवाब नहीं दे सके, तकरीबन 26 पेज के ऊपर जो है वो ओबामा ने ISI के ऊपर इल्जाम लगाया, इसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं गया। जवाब अच्छा, कौन देता? अब यही मेरे से सवाल, किसकी जिम्मेदारी है जवाब देना? मैं सवाल यही कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा जो है यहाँ पर आपने एक जो है वो जिसको सूडो किस्म के इंटेलेक्चुअल्स आपने बिठाए हुए हैं, और उन सूडो इंटेलेक्चुअल्स का काम ये है कि फौज के बजट, फौज की चीजें, फौज के फलां, जबकि फौज जो है वो सेल्फ जनरेटिंग यूनिट भी बन गया। यानी आप ये बात करते हैं कि फर्टिलाइजर फलां 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 फलां, तो वो कमा भी खुद रहा है, पैसा भी खुद अर्न कर रहा है, टैक्स भी वो दे रहा है। और बड़ी खूबसूरत बात कही सर, आपने फौजी फर्टिलाइजर फाउंडेशन का नाम लिया। आपको ये इल्म है कि पाकिस्तान में ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी से पैसे नहीं लेती? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो ये देती है। एग्जैक्टली, मैंने इस दफा और बजट का एक पैसा भी, एक टैटी पैसा भी डिफेंस बजट का इनको नहीं मिलता। तो इसको तो इल्जाम के तौर पे रखा जा रहा है। लेकिन अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, student क्योंकि lecturers की आपने तरफ से। उसी तरीके से तो आ रहे, एक तो हम अमेरिका को जरा अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। हमारा सियासतदान जब उसको कोई चीज कुछ नहीं मिलता, चलो एंटी अमेरिकनिज्म के बारे में तो अभी इन्होंने स्टडी नहीं किया तो इल्जाम लगाते हैं ना, इनको तो पता ही नहीं कि एंटी अमेरिकनिज्म होते क्या, अमेरिका क्या क्या कर रहा है बगैर पढ़े। लेकिन सबसे आसान टारगेट हमेशा से मुसलसल तकरीबन इन्होंने गोल्डन 60s देखे, अयूब खान जैसा एक आदमी नहीं लेके आ सके ये, यानी आपने जितने एरस देखे, अयूब खान का तो एक तो 60s में जितने इदारे बनाए थे आज तक उससे एक इदारा ऊपर नहीं ला सके। हद तो यह कि एक डैम भी ऊपर नहीं बना सके। ठीक, मुशर्रफ के जमाने के अंदर जो है वो बनते हैं दयामीर भाषु डैम,
और वो अब इस साल के एंड पे बनेगा। लेकिन मजे की बात है ये नहीं कर सके कि वो इस रीजनल ग्रिड में डाल दें या नेशनल ग्रिड में डाल दें। वो बिजली बनाएगा भी थी 2 रुपए की गिलगित में बेच सकता है, 11 रुपए की नहीं बेच सकता। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि और कराकोरम यूनिवर्सिटी बाकी सारी यूनिवर्सिटी सब मुशर्रफ। अच्छा, जितना कुछ है ये, क्योंकि आपके पास तो टोटल तारीख है। मुझसे जब ये बात करते हैं मैं ये कहता हूं कि टोटल एक इंस्टीट्यूशन जो आपके पास पहुंचता है, और हमारा क्योंकि अदलिया के मामले के अंदर देखें तो हम 130 नंबर पे आएंगे। मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही है, खुदा ना खास्ता कोई लॉर्ड, हम आपके खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं। तो अदलिया के अंदर शरीफ आदमी की अदालत में जाने की कोई काम है? सिर्फ हाई प्रोफाइल केस। सर हमजा शहबाज का केस अगर लगेगा तो लगेगा, वरना गरीब आदमी का केस नहीं। मतलब जनरल भी अगर शरीफ आदमी है तो उसका केस भी नहीं लग सकता। जनरल भी शरीफ आदमी होता है, वो भी अगर कोई और काम करे तो वो फिर नया मामला बनेगा। लेकिन इस मैटर में नहीं। पॉइंट सर ये है कि सियासतदान जो है, जब ये खुद परफॉर्म नहीं कर पाए, इनके पास हुकूमत चलाने का सिराब का, बलूचिस्तान में रिसेंट टाइम में आपने देख लिया, मौतें ही मौतें, पानी में डूब गया, सिंध पानी में डूब गया, तबाह बर्बाद हो गया। रिपोर्ट आई है 9 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले गए। अच्छा, कई लोग मरने के करीब हो जाएंगे। इस टाइम पे जो अमराज हैं वो बेशुमार पैदा हो जाएंगी। सवाल ये है कि जब डेमोक्रेसी 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 का ये नारा लगा रहे हैं, कौन सी डेमोक्रेसी? सो डेमोक्रेसी बिकम द बिगेस्ट रिवेंज, इजंट इट? डॉक्टर साहब, बात यह है सारी, जिसको हम आज से 50 साल से जो पॉलिटिकल साइंस की किताबें हमें पढ़ रहे थे, जो अंग्रेजों ने लिख के हमारे हाथ में पकड़ा दी कि जी फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल एंड ग्रांटेड टू ग्रांट। वो इकबाल का एक कथा है जिसको ये अमूमन उसके 2 मिसरे लेते हैं कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। लेकिन वो मिसकोट करते हैं इकबाल को। अगर पूरा कथा अगर पढ़ें आप, पूरा तो याद नहीं, लेकिन वो शुरू ही करता है कि मुझे एक लुर्द फरंगी ने, एक लॉर्ड ने मुझसे ये बात कही है। वो एक्चुअली इकबाल इज कोटिंग अ ब्रिटिश लॉर्ड। उसने लुर्द फरंगी का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि उसने ये मुझसे कहा है कि तुम जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो इकबाल भी इनको आई एम सॉरी टू से कि इकबाल इनकी कहाँ से समझ में आएगा। ऑफ कोर्स वो कहते हैं तो कहाँ से कहाँ वो कहते हैं कि एक बड़े साहिब इल्म, बहुत ही बड़े साहिब इल्म हज़रत सैयद मोहम्मद बजीउस्सीमा इरफानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि गालिब अल्फाज के दरोबस्त का शायर है और इकबाल वारदात का। वाह वाह वाह। अब एक जुमले में उन्होंने इन दोनों को जो तोल दिया है, क्या खूब तोला। तो बात ये है सारी भाई, वारदात किसको समझ आएगा, किसको समझ आएगा। क्या खूब बात, क्या खूब बात। रेडियो पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने 2 प्रोग्राम करने थे, एक इकबाल के ऊपर। एक था इकबाल और खुदा का कलाम, और एक था इकबाल और खुदा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके जितने इकबालियात के माहिर थे ना, वो 5 मिनट से ज़्यादा का प्रोग्राम नहीं लिख सके थे। इरफानी साहब के पास तशरीफ़ लाए तो आपने 1.5 घंटे के 2 प्रोग्राम लिख के दिए। और वो क्या था, उसका फॉर्मेट क्या था? कुरान शरीफ की आयत, उसका तर्जुमा इकबाल का शेर। अरे वाह वाह वाह। हदीस मुबारका, उसका तर्जुमा इकबाल का शेर। भाई इकबाल तो ये है, और इकबाल समझ भी उन्हीं को आता है। तो इकबाल ने तो अहाता उस वक्त भी यही किया था जिस साम्राज्यत की या कॉलोनियलिज्म की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, और इकबाल की सारी आप गुफ्तगू देख लें और पूरा के पूरे अशात देख लें, ख़ास तौर पे जो पर्शियन है उसके अंदर तो उन्होंने मोती बखेर के रख दिया ना, वो क्या ही कमाल है। उस सारे के अंदर भी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक, एंथ्रोपोलॉजिकल, कल्चरल, और ख़ास तौर पे ना उन्होंने मईशत को छोड़ा, ना उन्होंने खास तौर पे साम्राज्य लॉर्ड मकौले का जो है लेटर 1835 का, जब वो आया और जहाँ पे उसने देखा है, उसने कहा कि अगर तो इन लोगों को तुमने कंट्रोल करना है सर, तो इनके एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करके अपना एजुकेशन सिस्टम लेके आओ। आपने वो तस्करा पहले भी। अब डॉक्टर साहब, एक और हवाले से हम बड़े दूर से घूमते घूमते वापस हम वापस आते हैं
colonialization के Right. ऊपर and decolonization के सर जी ऊपर। अब देखिए कि एक वो दौर था इस सब कॉन्टिनेंट का कि जहाँ पे रात को एक औरत चलती थी तो उसका जेवर पहन के जाती थी, किसी के मजाल नहीं होती थी कि उसका जेवर छीन ले। ओके आपकी जो फैमिली ट्रेट्स थी और जो आपकी रिवायात थी वो इस कदर स्ट्रॉन्ग थी कि किसी को ये देखने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी कि वो फलां जो है वो ज़रूरतमंद है या फलां ज़रूरतमंद नहीं है। लोगों को मालूम होता था कि यार यहाँ पे के लोगों की तकलीफ, दुख, दर्द, खुशियाँ क्या हैं। हमारी बदकिस्मती कहाँ ठहरी, पाकिस्तान की बदकिस्मती कहाँ ठहरी। इंडिया की खुशकिस्मती यहाँ पे ठहरी कि इंडिया ने बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया, हिंदू लीडर्स ने, उन्होंने बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया कि अब चूंकि हमें अंग्रेज़ के साथ गुजारा करना है तो हमें इनकी ज़ुबान सीखनी है। ओके जबकि हिंदुस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी। राइट मुसलमान वहाँ पे फंसा रहा। आपने खड़े कर दिए यहाँ पे ऐसे बहुत जिन्होंने फतवे देने शुरू कर दिए कि जो अंग्रेजी पढ़ेगा वो काफिर हो जाएगा। सर जैसे कायदे आज़म पे भी तो फतवे लगे। तो हमारा तो ये से मसला ही चलता है। हमारा तो ये और अब मसला तक है है। और ये मसला है। इसको बनाया गया, इसको घड़ा गया। मैं इस दूसरी बहस में नहीं पढ़ना चाहता इस वक्त, लेकिन मैं कोट कर देता हूँ कि आप देवबंद के देखिए कि देवबंद की बैकग्राउंड क्या थी, कैसे खड़ा हुआ। ऐसे ही मिर्जा गुलाम अहमद खड़ा हुआ, उसको किसने खड़ा किया? ठीक है उसने बाद में आके 1872 या 75 में उसने आके अपनी नबूवत का 85 में उसने दावा किया ना अपने, लेकिन वो एक दिन में तो नहीं हो गया था। अच्छा यानी कॉलोनियल करने के लिए वो हमारे मजहबी और रूहानी तरीके से भी अंदर बात करते रहे। Exactly. जी 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 ये- वो सारा उसी अब इसी ये वो डिवाइड थी, ये वो तफरीक थी जो आप में शुरू से डाल दी गई और वो तफरीक आज भी है। आप यहाँ से डिस्कॉर्ड एग्जैक्टली आप Yes. पुराने गजेटियर्स उठाइए, जो ओल्ड NWFP था जो KP के है आज, उसके अंदर बाकायदा नाम लिखे हुए हैं उन मौलवियों के जिनको बाकायदा मंथली पे होता था, वजीफा लगा हुआ। वजीफा लगा हुआ था, 10 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक। अरे, अच्छा एक तरफ तो 90% हमारी मजहबियत डाल दी इन्होंने और कुछ जो है वो कादियानियत की तरफ डाल दिए कुछ और। अच्छा एक तरफ जो सुपर एडिट जिसको हम कहते हैं 2%, ये एथियस्ट और अभी तक जो आपको जिसका मैं जिक्र भी कर रहा हूँ एक ग्रुप जो है वो atheism की तरफ वो जा रहा है। liberal group जो है। एथियस्ट को बेचारों को मैं blame लेकिन नहीं वो देता। लेकिन वो आपकी जो है इस टाइम पर आपकी मेक एंड ब्रेक पर है, मूवर एंड शेकर्स में। डॉक्टर साहब देखिए, मैं एक गुजारिश करूं क्योंकि आपने क्योंकि कॉलोनियल आइडिया को ले लिया ना, जो तो इनकार मजहबियत करता की जब आपने बात की तो मैंने इसमें भी बात करना ठीक मुनासिब है, समझा। नो प्रॉब्लम। देखिए इनकार किस चीज का है? इनकार होने का है। कोई चीज होगी तो आप उसको इनकार करेंगे कि ये नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरे पास मोबाइल है, आप कहते हैं कि नहीं है। वजूद होना चाहिए, अगर वजूद होगा तो इनकार है। समझ आइए ना? The denial is of the existence. ठीक Denial is of the यस एग्जिस्टेंस जो कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, तो फिर डिनाई किस चीज को कर रहे हैं? ठीक हो गया ठीक हो गया। अगर एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो डिनाई किस चीज को कर रहे हैं? अच्छा लेकिन इन लोगों को जो लेकिन है इनको वो लीड आगे क्यों दे दी गई? इनको इसलिए कि इनको लेके आना जाए आपके आप जब कॉलोनियल माइंडसेट ने इनको क्यों सिलेक्ट किया और इनके थ्रू जो है वो आपकी कॉलोनियलिज्म करता मेन क्या? एलिटिज्म क्यों डॉक्टर साहब, उन्होंने बनाया? कॉलोनियलिज्म कॉलोनियलिज्म करता क्या? सर यस वो किन किन चीजों को छेड़ता है? सर वो आपके कल्चर को तबाह करता है, ओके वन वो आपकी साइकोलॉजिकल जितनी भी नॉर्म्स हैं उनको तबाह करता है, ऐसे ही वो आपके कल्चरल चीज़ों को तबाह करता है, वो आपकी मिलिट्री को तबाह करता है, आपकी इन सोचों को वो तबाह करता है। तभी तो वो आपके ऊपर एनीथिंग दैट एम्पावर्स यू empowers you, वो आपकी उन रगों को खत्म करेगा, फिर वो आप पे हुकूमत कर सकेगा ना। तो कंक्लूसिवली मुझे तो ये लग रहा है कि वो एक कंफ्यूजन डेवलप कर रहा है। तो आप अभी तक आपके मुसीबत ये है, आइडेंटिटी आप क्राइसिस आप ये देख लीजिएगा आपके जितने लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो PPC है, पाकिस्तान पिनल कोड है, चाहे वो एविडेंस कोई भी ताज़ीराती निज़ाम देखो कोई सारा-
कब के बने हुए हैं? सब 19वीं सदी के हैं। आप यहाँ पे लोगों के ऊपर लगा रहे हैं कि जी फतवे दे रहे हैं कि जी इसने टेररिज्म किया, आप फतवे दे रहे हैं कि जी इसने बगावत कर दी। भाई वो रूल बनाया किसने था? अंग्रेज ने बनाया था ना। यस लेकिन बड़ी अजीब बात है, अंग्रेज की अपनी, अगर आप जाके फ्रोलैंड डायरीज, वो क्या कहते हैं कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से इंग्लैंड जाते थे उनको मेन जॉब्स पे नहीं रखते थे वो। ओके एंड दे वुड गिव अ रीजन फॉर दैट। वो रीजन ये देते थे कि चूंकि ये एक गुलाम कौम के ऊपर हुकूमत करके आए हैं तो इनका वो माइंडसेट हो गया है, तो वो यहाँ पे आके भी उसी माइंडसेट के साथ काम करेंगे, इसलिए उनको मेन स्ट्रीम से निकाल देते थे। जो कल जी जी जी। तो आपने क्या किया यहाँ पे? सर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी रहे, लेकिन पिछले 30-40 साल सर में ब्यूरोक्रेसी का पूरा तो शैकल हो गया सिस्टम। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके पिछले एक सराय मिलिट्री के तो अच्छा ये आपको पता है सर, बिल्कुल पुलिस वाला हाल करना चाहते हैं ये मिलिट्री का। आपको ये बात आप मेरे सेंस इराक कर में है ना, गए, मुझे मालूम है। सेंस कर गए जितना गंद इन्होंने उछाला, और ये सब मैं तो ओपनली ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी फौज को गंदा करेंगे देखिए सर, तो आप तीनों जियोज आपके हाथ से आप जाएंगे। Am I right or wrong? Absolutely correct. तो ये जो आपकी अच्छा कैसे आदमी के थ्रू जिसके ऊपर आप सोच भी नहीं सकते थे, उन लोगों के मुंह से फौज के खिलाफ बातें करवा रहे हैं। आप सच कह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? यही तो सबसे बड़ा डायलेमा है हमारा। सर मैं डीकॉलोनाइजेशन की जब बात करना शुरू करेंगे, कॉलोनिज्म पे तो हमने बात की, साम्राज्यियत पे हमने बात कर दी, ये भी हमने इसमें जिक्र किया कि पहले जमाने में ये होता था कि कम से कम एकड़ जमीन के होते थे, तब उसे तहसीलदार कर दिया जाता था, मजिस्ट्रेट कर दिया जाता था। अब जो है वो तो हालात ही बदल गए। मतलब आपने बीए की 2 क्लासें पढ़ी हैं, आपने 2 अंग्रेजी के पर्चे पढ़े, अच्छा वो भी गड़बड़ होगी। अच्छा यानी आपने आप भी पढ़ाते रहे हो सर, मैं भी पढ़ाता रहा हूँ सर। मैं आपको एक छोटा यानी कि बताता हूँ कि हमारी एजुकेशन का तबाही कहाँ हुई थी। मैं एक्चुअली आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट विद बिल्कुल सही, नेक्स्ट बिल्कुल पॉइंट। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, नो नेम्स, मुनासिब नहीं लगता, ठीक है सर, आप जानते हैं। सर मैं इम्तिहान ले रहा था तो एक लड़के को देखा मैंने कहा मैं यार ये पहली दफ़ा बैठा हुआ है। मैं कहा भैया आप कौन? कैसे जी मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ। बेटा मैंने आपको पिछले पूरे सेमेस्टर में तो कहीं नहीं देखा, आप कहाँ से आ गए? कि जी वो मुझे इजाज़त दी। मैं कहा जाके लिखवा के ले आइए। वो गया, जाके लिखवा के ले आया कि जी मैं भी परमिटेड टू सिट इन द एग्जामिनेशन। डॉक्टर साहब ये हॉरेबल थिंग वाज, पेपर फिर हमारे पास ही आता था चेक करने के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे ज़ुबानी सवाल तो याद नहीं थे उसको। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब मैनेजमेंट। अब वो क्या लिखता है? क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब मैनेजमेंट, आंसर नंबर 1 इट इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। उसने 1.5 सफ़े के ऊपर ये सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, what is human resource management? Sir. Answer number 2, it is important and it is very important. Again the same answer. 1.5 सफ़े पर उसने सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ। अच्छा जी। Obviously I सर ये तो इसी तरह लग रहा है जैसे वो जो अमेरिका का सिक्योरिटी वाला पेपर आया 48 पेजेस का, मुझे लगता है पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। अब जब नेचुरली मैं I had to cross it over and gave him 0। तो वो एक डायरेक्टर साहब होते थे, उन्होंने मुझे बुला लिया। मेरी आदत थी कि मैं जैसे ही पेपर से फारिग होता था ना, यानी कि घर में बैठ के मैंने पेपर्स चेक किए, रिजल्ट मैंने फॉर्मुलेट किया और मैं सारी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को मेल कर देता था ताकि मेरी जान छूट जाए, ताकि मुसीबत ना बने। उन्होंने मुझे बुला लिया, उन्होंने कहा साहब आपने इसको 0 दे दिया। मैं कहा जी बिल्कुल दिया मैंने 0। कमाल है, कोई 1 नंबर भी नहीं मिल सकता। मैं सवाल ही पैदा नहीं होता जब आपने इसके पेपर्स चेक किए, देखे आपने? नहीं वो आपने। मैं कहा देखिए ये हमारा बिजनेस है तो हमें इसको पास तो करना है। मैंने कहा जनाब देखिए पास की फरमाइश थी। एग्जैक्टली। मैंने रिजल्ट सबमिट कर दिया हुआ है, आपने पास करना तो आप कर दीजिए, मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है। आपने सवाल पूछा था, मैंने कहा था मुझे उस्ताद नहीं चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। मैंने सर से पूछा कि सर आजकल थोड़ा टाइम दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज को तो बहुत चाहिए, उन्होंने कहा आजकल लोगों को उस्ताद नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात।
उनको आजकल उस्ताद। डॉक्टर साहब, उस लड़के को डिग्री भी मिली, अच्छा, उस लड़के को डिग्री भी मिली, और वो लाहौर से बाहर से वो उकाड़े से आता था। ओके ओके। अब अफसोस ये है, हम्म। अफसोस ये है, ये क्यों हुआ? फिर ये कहते ये- डेमोक्रेसी चाहिए, फिर ये ये लोग चाहिए। डेमोक्रेसी मांगते हैं सर। फिर यही लड़के लपाटे जो अभी आजकल के हैं, ये 70% यूथ जो है ये आपसे डेमोक्रेसी की डिमांड सर ये टीवी पे बैठ ये के एंकर डेमोक्रेसी बन के इसलिए हमें चाहते समझाते हैं, भी हैं। ये डेमोक्रेसी इसलिए चाहते हैं कि ये कह रहे हैं कि हम आते नहीं, आपको फीस नहीं देते, आप अगर हम इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट लिख के चले जाते हैं ये काफी नहीं है आपके लिए। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। दिस इज व्हाई दे नीड एक बार डेमोक्रेसी। मैं क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने देखा एक खातून बाहर खड़ी थी, सर थोड़ी सी उम्र की थी। बहरहाल मैं क्लास के बाहर निकला तो मुझे कहने लगी कि मैंने जी आपसे बात करनी है। सर आइए। उनका बेटा मेरी क्लास में था, MBA कर रहा था लड़का वो। सर मुझे कहने लगी कि उन्होंने मुझे तारुफ कराया कि वो भी लाहौर के किसी बड़े ज़बरदस्त गर्ल्स कॉलेज की वो प्रिंसिपल। नहीं अच्छा, नहीं lecturer। लेक्चर पढ़ा रही पढ़ाती थी वो। और उनके मियाँ जो थे वो एक दूसरी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के उस्ताद थे। ओके मैं यूनिवर्सिटी का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा। ठीक है, ठीक है। मुझे कहने लगी एक दिन लेंगे सर, हम इन सारे के सारों को लेंगे। I'm ready कर रहा, मैं I'm not scared of it। नहीं नहीं अभी नहीं तो लेंगे। मुझे कहने लगी कि देखें मेहरबानी करें, मैं एक उस्ताद हूँ, मेरे बेटे को। मैं कभी भी आपने गलत बंदा चुन लिया। पहले तो मुझे एक बात बताइए कि ये लड़का MBA तक पहुंचा कैसे? सही बात। बिलीव मी। So that- मैं कही आप मुझे पहले बताइए कि MBA तक पहुंचा कैसे? दूसरी मेरा आपको बड़ा एक आजिज़ाना मशवरा होगा कि इसे आप मेरी क्लास से ड्रॉप कर दीजिए, इस कोर्स से ड्रॉप कर दीजिए, किसी और के साथ पढ़ा लीजिएगा, अगर वो कर देगा कर देगा। माजरत चाहता हूँ मैं, हमें इस तकलीफ से निजात दो। हाँ जी, आपने गलत बंदे को आपने पकड़ लिया। और उसने ये किया, उसका उन्होंने कोर्स ड्रॉप किया और बाद में उसको भी डिग्री मिल गई होगी। बात ये इससे बड़ा होकर नवाज शरीफ तो नहीं बना था वो। हो सकता बन गया हो। लेकिन एक बात मैं वो ये कहने लगा था। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की। सर देखिए, एक कीनियन ऑथर है नगुगी वा थोंगो समथिंग, उसकी एक किताब है डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड। राइट सर, मशहूर किताब है। बहुत मशहूर। वो पढ़िएगा, जी। 114 सफ़े टोटल इस किताब के, लेकिन इट्स वर्थ रीडिंग। उसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म भी है, बिल्कुल। बड़ा उसके ऊपर बहस भी हुई है। वो क्या कहता है कि जी आपकी जब तक ये माइंड जो है ना, इसको आप डीकॉलोनाइज नहीं करेंगे, जी जी उस वक्त तक आप गुजारा नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली। देखिए, लैंग्वेज प्लेज द मेजर रोल। यस मैंने इंडिया की मिसाल दी कि उन्होंने बड़ी जल्दी सीखा, सर। उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश कर दी। सर सैयद अहमद खान ने जो MAO कॉलेज बनाया, मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज, यस एंग्लो इंडियन कॉलेज, क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि ये मौलवियों ने फतवे देने शुरू कर दिए थे कि जनाब अंग्रेजी पढ़ोगे तो काफिर हो जाओगे। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है सर। ही रियलाइज कि यार ये मुसलमानों को लेके कहाँ जा रहे हैं, गड्ढे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान बन गया। ठीक सर। हमारी बदकिस्मती रही, पाकिस्तान के अंदर कौन लोग आए। मैंने पिछले दिनों में कुछ लिखा था कि जो रेवोल्यूशन होता है ना सर, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है सिमरिंग होती है, अंदर खाते कुछ चीज़ें पक रही होती हैं अलामात के तौर पे। अलामात के तौर पे। फिर उसकी बॉइलिंग स्टेज आ जाती है, फिर उसकी रोल ऑन स्टेज आ जाती है, और फिर उसकी कंसोलिडेशन स्टेज आ जाती है। ओके। कंसोलिडेशन स्टेज के बाद जो स्टेज आती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, दैट इज द मोमेंटम ऑफ रेवोल्यूशन। मोमेंटम। जितने लोग जो रेवोल्यूशन का हिस्सा रहे होते हैं, जो लीडर्स होते हैं सर, वो जितनी भी लेंथ ऑफ एज उनकी गुजरती है, उतना स्टेबिलिटी उस मुल्क में आती चली जाती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। इंडिया के ले लीजिए कि राइट अप टू 65, 66, 67, इवन अडवाणी वगैरह, ये सारे उस रेवोल्यूशन का हिस्सा थे। ठीक हो गया सर। हमारी बदकिस्मती क्या है, कायदाज में फौत होते हैं, आपका रेवोल्यूशन ब्रेक कर जाता है। ले दे के लियाकत अली खान आ जाते हैं
उनको 51 में कत्ल कर दिया जाए। 4 साल। ठीक। आपका मोमेंटम ऑफ रेवोल्यूशन मोमेंटम ऑफ रेवोल्यूशन खत्म। खत्म। अच्छा। जब आपका मोमेंटम ऑफ रेवोल्यूशन खत्म हो गया, आप कुछ भी नहीं कर सके, आप पनप नहीं सके। इसके बाद क्या कहेंगे? मोमेंटम ऑफ रेवोल्यूशन जब ना चल पाए तो फिर कुछ नहीं चला। फिर कुछ नहीं चला ना, आप डिक्लाइन में चले गए। फिर हुआ क्या आपके साथ? आपके साथ हुआ ये कि आपके जितने भी वो लोग जो कायदे आजम के खिलाफ थे, सर, भाई जितने ये सारे बडेरे, जितने आपके लैंडलॉर्ड, जितने ये बड़े बड़े, अपेरेंटली तो ये जो है वो ये सारे रेफरेंडम वगैरह के अंदर साथ थे। ये सारे के सारे आके मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, आके ये बैठ गए। उसके बाद नहीं, अंदर से हक में थे, ये खिलाफ थे। ये हमेशा से खिलाफ थे पाकिस्तान में। आपका बट रेफरेंडम में मजबूरी यार, थी इनकी। में मजबूरी थी। अब ये देखिए साहब, आप नसरुल्लाह खान को ले लीजिए। सर, He was नवाब against- रजा नसरुल्लाह खान। no, he was against Pakistan before when Pakistan came into being. मौदूदी against Pakistan. यस। मुफ्ती महमूद Yes. क्या मुफ्ती महमूद ऑन रिकॉर्ड नहीं है? क्या नाम है पंजाब असेंबली में? सर, अबुल कलाम आजाद तो इनके अबुल जो कलाम है, आजाद इनके फोर फादर्स के अंदर यूं समझ लें कि नजरियाती वाले थे इनके। क्या कायदे आजम ने ये बात नहीं कही थी कि there will be a time will come in India when Muslims will have to prove their identity and their loyalty to the country. क्या आज मुसलमानों का हाल इंडिया में ये हो गया कि नहीं हो गया? ओके। वो कहते हैं ना, तुम मुसलमान हो तो भाग जाओ, दबाओ जाओ यहाँ से, या हिंदू बन जाओ, प्रूव करोगे तुम लॉयल हो। सर, इवन मैंने कल की डिस्कशन, जो परसों की डिस्कशन में कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इधर जो बाकी लोग हैं ये हिंदी मुस्लिम Lesser हैं Muslims. और लेसर मुस्लिम है, इनको हम मुसलमान भी नहीं मानते। दिस इज व्हाट ही कैन से। यही बात है ना। मतलब ये देखें, वो ये वहीं से रूट पकड़ना शुरू हो रहा है ना। तो घर के ना घर के। ये भी सोचिए ना कि सऊदीज को कौन लेके आया। अच्छा सर, वो तो हम बात में वही चलेंगे, आगे दूसरी चलेंगे। चली जाती। ठीक सर। अब हमारी बदकिस्मती कहाँ ठहरी? आपके मुल्क में आपने जो बेस बननी थी आपकी, वो थी एजुकेशन सिस्टम की। सर, आपका एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बन ही नहीं सका। बना ही नहीं, कभी भी नहीं आपने एक बना दिए गवर्नमेंट स्कूल्स। मजीद HEC ने तबाही कर दी। वो तो आप में से ज्यादा जानते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और उसके बाद आपका एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया, सर, एक उर्दू मीडियम स्कूल। उर्दू मीडियम स्कूल में भी सेंट्रल मॉडल स्कूल के जमाने के अंदर इट वाज कमाल। 60s की बात ले लीजिए, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, In the 70s. one of the best schools, and I have the honor to be a student of Central Model High School. उस जमाने में तो ठीक है, Honor. ऑनर साहब। लेकिन आप तो सिर्फ HSonian चलते हैं सर। वाह, ये उस वक्त भी HSN कॉलेज भी था। सर, जितना नालायक होंगे और आप FA में फेल हुए होंगे और आप कहेंगे कि मैं HSonian हूं, तो आप क्वालिफाई करेंगे गवर्नर और मिनिस्ट्री के लिए। अल्लाह ताला रहम करे। आपके एजुकेशन सिस्टम को बनने नहीं दिया गया। सर, आके ले दे के एक बंदा उठा, इमरान खान, जिसने कहा कि यार मैं कोशिश करता हूँ कि हम एक लेवल ऑफ स्टडीज रखें, एक ही सिलेबस हो, हर क्लास के अंदर वो सिलेबस पढ़ाया जाए। उसके ऊपर देखिए कि किस कदर ज़्यादा। अच्छा, इमरान खान की बात की, इसको हम फैक्टर ऑफ डीकोलोनाइजेशन ले सकते हैं? अगर ये उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था that is the reason he has been ये deposed. डीकोलोनाइज्ड करने की कोशिश, इसके नजरियात या इसके ज़हन या कहीं ना कहीं इसके साथ जो गुजरा, जो सबके साथ गुजरता है लेकिन सब लोग नहीं कर पाते, डॉक्टर साहब, क्या इसके दिमाग unconsciously कर में गए। अनकॉन्शियसली इस निज़ाम, इस सियासत, इस पूरे सिस्टम के साथ उसके जहन के अंदर डीकोलोनाइजिंग का फैक्टर था? क्योंकि डीकोलोनाइजेशन जब आती है तो सर वायलेंस लेकर आती है। आपको डीकोलोनाइजेशन माइंड करनी पड़ती है ना, आपका जहन चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये तो वायलेंस लेकर आती है ना सर। नहीं तो ये जहन चेंज हुआ इसका मतलब? देखिए, ये अब- मैं अब ये of course आपके सामने है, हुआ चेंज? लोगों का चेंज नहीं हुआ क्या? सर 95% लोग अगर उसकी बात सुन रहे सुन रहे हैं हैं तो ना। वो अब माशी बुरी उसका हालत। उसका नतीजा क्या सर, वो निकल कह सकता रहे है? हैं कि देखिए, हमें मईशत अभी फिलहाल नहीं चाहिए, डॉक्टर मईशत साहब, की भी बुरी हालत खूबसूरती देखते ये रहते हैं सर। आपकी कथाकलामी हो रही है। सर, खूबसूरती ये है, आपने जो बात की ना कि डीकोलोनाइजेशन वायलेंस लेके आती है। आई विल लाइक टू गिव क्रेडिट टू इमरान खान कि वो अपनी पार्टी को वायलेंस की तरफ नहीं लेके गया, फिलहाल तो नहीं ले। फिलहाल नहीं लेके गया। गो के उस पूरी कोशिश की गई, 25 मई को कोशिश की गई। मेरे खुद दोस्त इस्लामाबाद में गए हुए थे, बस उन्होंने बाकायदा तस्वीरें भी अपलोड की
जब इनके ऊपर शेल्स बरस रहे थे, गोद में बच्ची भी थी, हाथ में इनकी पोतियां पोते बच्चे छोटे सारे। सर थोड़ी सी Protesters कलामी दरमियान में हल्की सी मैं आपको इंट्रूजन तो नहीं कहूंगा, हल्की सी मैं थोड़ी सी लुच करने लगा उससे। आपको याद होगा ये मौलाना फजल रहमान ने अपनी पूरी फोर्स तैयार कर ली, डंडा बरदार। जी जी। फिर उन्होंने उसके अंदर जो है वो वेपनरी एमुनेशन ये सारा उसने ऐड ऑन किया और वो पूरी की पूरी तैयारी के साथ था। यानी मौलाना के साथ अगर आप यूँ समझ लें कि पूरी मिलिट्री थी तो वो बिल्कुल थी। उसने प्राइवेट मलेशिया उसका काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने धावा भी बोला, असम्बलियों के अंदर अपने बंदे भी लेकर आए, ये सारा मामला उन्होंने किया। छोटी से छोटी मजहबी जमात के अंदर भी जो है वो इससे पहले भी 2-3 गुजरे थे। 2013-14 के जलसे के अंदर भी उन्होंने कुछ वेपनरी और ये मामला थे। खान के साथ तो इस टाइम पे जितने लोग हैं तो वो वॉलंटरी भी अगर वो आवाज दे दे तो मेरे ख्याल में वो वायलेंस के ऊपर उतर आने में उनको कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन अच्छा, उसने नहीं किया। मुझसे किसी ने पूछा था सवाल, मेरे दोस्त है, उसने कहा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ योर ऑप्टिमिज्म। सर तो मैंने मजमून में भी ये लिखा है, अपने आर्टिकल में भी, तो मैंने उसको कहा था कि ड्यूरिंग मानसून्स द एंट्स गेट विंग्स एंड दे स्टार्ट फ्लाइंग, बट दैट डज नॉट मेक देम द बर्ड्स। इंटरेस्टिंग है। द बर्ड्स, है ना? ठीक है। हाँ। ये इन चूंटियों को पर लग जाते हैं लेकिन वो परिंदे नहीं बन जाते। ये 14 इकट्ठे हैं और वो एक अकेला है। सर मेरा आई हैव अ हंच कि अल्लाह सर ये ताला तो ने पंजाबी में एक बंदे ने मुझे बताया था, कहता है खोता को उड़ा नहीं मान सकता थे, मच्छी उड़ नहीं सकती। अल्लाह ताला ने, लगता मुझे सर। मेरा हंच है, सर अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि अल्लाह ताला अच्छा ने इनको थोड़ा सा हिदायत इसके साथ अच्छे एक और दबे। डीकॉलोनाइजेशन पर तो मैं आ रहा हूँ और इसको मजीद हम डिस्कस करेंगे और हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना शुरू हो जाते हैं। चीजें तो गलत नहीं साबित हुई सर। 48 पेजेस का ये जो अभी नेशनल सिक्योरिटी का प्रोग्राम आया, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा मुफ्ता इस्माइल साहब बड़ा ही जबरदस्त मुफ्ता है सर। अच्छा अब उसने आके जो चीज जब उसको क्या उसने कहा कि मुझे 4 महीने तक जॉब से नहीं निकालेंगे मुझे लगता था, लेकिन उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। मैंने इतने अच्छे काम किए थे लेकिन फिर भी उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। उसको ये भी नहीं पता था कि कितने अरब का नुकसान हुआ। उसने कहा 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, फिर उसने कहा 15, फिर 20, फिर 30। उसको वहां के यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ, माइट गोज ऑन टू 40 बिलियन डॉलर। उसको कुछ पता नहीं। अच्छा आईएमएफ की ग्रांट उसको मिलनी किस तरीके थी वो तो ऊपर से गया से कोकोमो सर उसने पहले 5 आते थे अब 3 कर दिए। अच्छा तो अब ये तो खैर ये कौन लोग हैं, ये तो मुंशी, ये तो इनको तो ये सब्जेक्ट भी नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा आपने उसका false इख्तियार है। सुना है, कोकोमो के साथ वो एक आगे भी कहता है कोकोमो मुझे मुझे भी भी दो, मुझे मुझे भी दो। हाँ ये टॉफियां ये बनाते हैं। हाँ जी, ये टॉप कैंडी लैंड ये कैंडीलैंड वाला है। अच्छा अच्छा। इसलिए तो ये कह रहा था कि बेटा ये तुम बड़े सेठ के घर पैदा ना होती तो तुम भी जो है ना बाहर खड़ी होती। इनका ये इस तरह मजाक उड़ा। अच्छा खैर एनीवेज जो बात मैं ये कर रहा था सर, यानी आप ये समझ लें कि उन्होंने कहा कि आप एंटी अमेरिकनिज्म के ऊपर बात करते हैं। वहां के लोग जो है वो वहां पर रहकर बात समझ सकते हैं। वो कहते हैं जी हमें बराबर की जमीन देते हैं फलां करते हैं, लेकिन वो तो हमसे तो बहुत ज्यादा लेते हैं ना। यहाँ की मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनको नहीं पता 6000 प्लस कंपनीज है, मैंगो से लेके दुनिया के टॉप ब्रांड सारे पाकिस्तान से बनते हैं। उनके जो डिवाइस वहां पर स्टोर में महंगे तरीन बिकते हैं, यहाँ से बनकर जाते हैं। खैर इस बिजनेस मैकेनिज्म पर मैं नहीं आता। बात यह है कि आपके वो जो खान ने आवाज उठाई और इस टाइम पर पूरी दुनिया उस आवाज के साथ होगी और उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात ये कि हमें इग्नोर में कैसे रख सकते हैं। हमसे काम ले रहे हैं, हम इनके जियोस के ऊपर मेन उतर रहे हैं, हमारा गवादर, हमारा सब कुछ, हमारा रॉ मटेरियल, हमारा ही सारा कुछ, और हमें तुम खेल रहे हो और हम उनके किसी भी कंसिडरेशन में नहीं है। ये इसी तरह है कि हमें मेहमानों की लिस्ट में बुलाकर 4-5 मेन लोगों का जिक्र कर दिया और हमें वो इस काबिल भी नहीं समझ रहे। उन्होंने कहा ये नहीं कि इसका तस्करा भी किया जाए। इसका तस्करा ये तस्करे के काबिल नहीं है। डॉक्टर साहब आप सो ये वाली जो आइडिया था, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस तो छोड़े, आइडेंटिटी ही नहीं थी। इस आइडेंटिटी का कुछ इजहार हुआ या खान इस काम मामले में कामयाब हुआ कि थोड़ा सा रियलाइज पाकिस्तानियों को करा सके कि तुम हो। नहीं, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है। अब ये देखिए कि इवन खान ने खुद भी कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने लोग मेरे साथ निकल आएंगे। वो कहते हैं कुबे नु लत बच गई। When his government was toppled, he was standing at 17% of popularity.
Yes. ना ये जो अब आप बताते रहे ना हाँ। फॉर इकोनॉमिक रीजंस इकोनॉमिक रीजंस के साथ ठीक है। ये तो इन ऐसे मतलब किसी ने कहा था कि ये खोते हैं, मैं कहा यार ये खोते भी नहीं है, दे आर म्यूल्स। म्यूल जो होता है ना बड़ा हार्डी होता है, खच्चर खच्चर वो बड़ा हार्डी होता है। उसकी वजह ये कि वो रफ रोड रगड़ होता oh very rugged, it's an off breed of the mare and the donkey। है सर। ठीक है, वो आगे से प्रोड्यूस तो कुछ नहीं कर सकता वो, लेकिन वो बोझ बहुत अच्छा उठा सकता है। समझे ना, जिस तरह उसके नकेल डाल के आप चलते हैं वो चलते जाएंगे। जबरदस्त। तो माइंड यू सर कि ये ना खोते हैं, ये बेसिकली म्यूल्स हैं। खचरे के ने खच्चर, ठीक। खच्चर है क्या नहीं, हाँ खच्चरे नहीं, खच्चर है क्या। खचरे तो खच्चर सर अब ये खचरा, ये तो सागदार आजकल खचरा बनने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट उसने दी सर अभी, उसने कहा IMF क्लियर बात हो गई, उसने कहा ब्लूमबर्ग से तो बात हो आज गई। IMF उसने भी हर होगा है। और अभी जो है वो हमारे तो 7 बिलियन डॉलर के ऊपर हमारे रिजर्व आए हुए हैं। तुम किस मुंह से बातें कर रहे हो, तुम डॉलर कैसे नीचे गए सिर्फ नवाज शरीफ को लाने के लिए जो गेम बन रही है। अच्छा खैर हम उस पर वापस ना आए। अच्छा अब सर लेकिन अब पॉइंट ये है कि एक आप जैसे क्योंकि कॉस्मोलॉजी जानते हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा स्पिरिचुअल रीजंस के ऊपर भी हैं, मैं आपसे थोड़ा सा स्पिरिचुअल सवाल करना चाहता हूँ, हल्का सा। वैसे मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूँ, मैं तो समझता भी नहीं इन चीजों को। भाई ये बताएं कि परवरदिगार बाजुकात ऐसी जगह से कैसे काम ले लेता है, जैसे ये वो उसको पता भी नहीं था वो ये काम कर रहा है, यानी एंटी अमेरिकनिज्म या अमेरिकनिज्म या आपकी आइडेंटिटी या डीकोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन पे कर रहा था, ये उससे हो गया। फिर रियासत मदीना पे जिन लोगों ने अपनी तरफ से इतने सफ़े काले किए, 15 किताबों, इतनी बड़ी बड़ी जिल्दें, एक किताब तकरीबन 4-4 हज़ार सफ़ों की लिख के अपने आप को बड़े बड़े शेखुल इस्लाम बने, उनको अल्लाह ने तो इज्जत कोई नहीं दी और रियासत मदीना का लफ्ज़ उनके मुंह से नहीं निकला। ये क्या तरीका कार होता है सर? ये ऊपर की वारदात क्या कुरान होती है? शरीफ ये किस तरीके से किस आदमी से काम ले लेते हैं? वो तो कह रहा है कि मुझे तो जानता ही नहीं, लेकिन बस मैं ये करना चाहता हूँ, देखिए मुझे कहीं से ऐसा आता है कि नहीं बात ये करता। सारी कि कुरान शरीफ बड़ी कमाल किताब है सर अल्लाह ताला ने ना उसके अंदर बेतहाशा एग्जाम्पल्स कोट है, आप पढ़ लीजिए। उसमें पैगंबरों के किस्से भी हैं, उसमें फिरौन भी है, उसमें हामान भी है, उसमें कारून भी है। ठीक है, वो अल्लाह है। अगर वो किसी की समझ में आ जाए तो फिर वो अल्लाह कहाँ रहेगा? दैट्स ट्रू वो अल्लाह है, इसीलिए वो अल्लाह है कि यकता है। सर। वो किसी से क्या करवाना चाहता है और कैसे करवाता है वो कर, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट समझने की बात है, सर। जो मैं अमूमन एक बात कहता होता हूँ कि आप और मैं जो है ना, हम मुक़य्यद हैं वक्त के। सर हमारे लिए टाइम जो है वो ये है कि साहब 100 साल उम्र है, 60 साल उम्र है, कितनी उम्र है, या जितना भी हम वक्त इकट्ठे बैठे हैं। अल्लाह वक्त का पाबंद नहीं, या ज़माना मकान की कैद से आगे। अब मिसाल के तौर पे वो कुरान शरीफ में कहता है कि मेरी गिनती ऐसी है जैसे तुम्हारे 1000 साल, मेरा एक दिन जो है वो तुम्हारे 1000 साल के बराबर। कुरान शरीफ में कह रहा है। बिल्कुल ठीक। अब 1000 साल भैया, हमारी तो इतनी उम्रें भी नहीं होती, वहाँ पे एक दिन है। एक दिन। साइकोलॉजी में कहते हैं कि अगर आपकी उम्र जो भी है, चाहे आप 5 साल के हैं चाहे आप 100 साल के हैं, अगर आपकी जहाँ से याददाश्त आपकी शुरू होती है, मिसाल के तौर पर मुझे अपने तकरीबन 3.5 साल की उम्र के 4 साल की बातें याद है। मुझे तो कल से शुरू हुई। मुझे भी मेरी तो कल से शुरू हुई, जब भी हो, मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ। नहीं जब भी। अच्छा सर। वो कहते हैं कि जी अपनी आंखें बंद कीजिए, राइट सर। आंखें मूंदिए और अपने उस दिन से, जिस दिन से आपको अपनी चीज़ें याद हैं, it will take you only 5 seconds. Okay. You will run through your whole life, Okay. That's the interesting. events of your life in 5 seconds. You could try it. I have tried it. That's interesting. That's interesting. It takes 5 seconds. तो आपकी 100 साल उम्र है, तो 5 सेकंड, इसका मतलब आपकी जिंदगी क्या है? फ्रैक्शन। चंद लम्हे। फ्रैक्शन है ना।
वो कहेंगे ना कि तुम इस दुनिया में कितना जिंदा कितना रह के आए, तो जैसे कहेंगे वो शेक्सपियर ने उसमें किंग लियर में लिखा है कि वो जब बिजली चमकती देखते कहते हैं तो बिफोर यू कैन से इट इज देयर इट्स गॉन। हाँ। अच्छा सर, तो बात ये सारी कि वो मामला जो है आप जरा कि कंक्लूड अल्लाह क्या करने की करता है कोशिश वो अल्लाह ही करें। जानता ये है। बात आपकी बहुत जबरदस्त होगी, मतलब मैं हैरान हूँ सर, जो चीजें जिन लोगों से करनी चाहिए तो वो जलील होकर जा भी चुके, और जिससे नहीं होना था सोच भी नहीं सकते थे कि इससे तो ऐसे ही। यानी ये अल्लाह मुश्किल से कहता था, फिर इसके बाद इससे रियासत मदीना कहलवा दिया, फलां कहला दिया, जो भी करा दिया। अच्छा आपको हजरत क्या एक वाक़या सुना देता हूँ फिर उसके। सर। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जंगल में गए, वहाँ पे कुछ लोग बैठे, शराब उन्होंने महफिल सजाई हुई थी, तो शराब शूब पीने की तैयारी कर रहे थे वो लोग। तो जुनैद बगदादी को देखा तो घबरा गए क्योंकि आप बड़े मशहूर थे। तो उन्होंने कहा कि यार मैं जब मैंने पीनी होती है ना तो मैं भी जंगल में आ जाता हूँ। वो बड़े खुश हो गए, ले भी आज मौज होगी साढ़े में बैठ के, जुनैद बगदादी भी पियेंगे, रिंदों में जिक्र होगा। हाँ जिंदों में जिक्र होगा। तो क्या आज आए बैठिए, कहने नहीं यार मेरा एक काम, मेरा एक तरीका कार ये है कि मैं शराब पीने से पहले ना नहा लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा जिस्म फ्रेश हो जाता है। तो आप चले गए नहाने के लिए, वो भी उठेंगे, चलिए यार रसी भी नहा लेने। उन्होंने ज्यादा मजा ना आ जाए, Decolonization वो ज्यादा एंजॉय ना कर रहे। अब मैं आपको हो रही टच लेके आ रहा हूँ, नहीं जरा तो लाके आ रहे हो तुसी। उसके बाद जब वो नहा चुके, उन्होंने कहा जी आइए, कहने यार मेरी एक और मेरा तरीका कार ये है कि मैं 2 नफल पढ़ लेता हूँ ताकि अल्लाह में से पहले माफ़ी मांग ली जाए। अच्छा पूरी डीकोलोनाइजेशन। तो जी अब उन्होंने कहा जी चले हम भी आपके साथ नफल पढ़ते हैं। जब सजदे में गए तो कहा, अर्ज किया कि ऐ अल्लाह इनको मैं यहाँ तक ला सकता तो हूँ, कहते ला आगे वाह, वाह। बढ़ना तो तेरा काम है। वाह वाह। सुभान अल्लाह। और वो कहते हैं कि वो जो चारों के चारों थे या जितने भी वो लोग थे, वो सब अपने वक्त के वली बने। अरे वाह, ये है अल्लाह, और ये है अल्लाह का निज़ाम। ये है अल्लाह का वली कि वो खूबसूरत। कैसे आपके दिल को बदल देता है। खूबसूरत। ये है वो डीकोलोनाइजेशन, कि खूबसूरत। जब आपकी सोच को बदल दिया जाए। So is it the beginning of the decolonization? यस ये हो सकती है सर। हो सकता अच्छा सर, कहते हो हैं कि सकता- पाकिस्तान में खास तौर पर हिंद के अंदर जो और ज़्यादा इंकलाब दूर नहीं नहीं आ है यार, इंकलाब नहीं आ सकते, पॉसिबल? ज़्यादा दूर नहीं है भाई। मेरा ज़ाती ख्याल है अल्लाह ताला इमरान को जिंदगी दे, लेकिन जिंदगी में अच्छा, अल्लाह लेकिन ने- खान लेकिन साहब this को भी- thing is not going to खान stop साहब की now. भी इस बात के ऊपर जो है आप क्या कहेंगे कि उनको भी इस चीज को समझना चाहिए कि वो जो यार फौज के खिलाफ जो बात I कर रहे have हैं, lot वो many नहीं things करना against him के खान साहब बाज़ कोई बहुत सी बातें चाहिए। जो फौज के खिलाफ उनके ग्रज पूरी फौज के खिलाफ तो he नहीं should होगा। not। देखो He यार should आप जब फौज की बात करते हो तो जुल्म क्या है? सर आपकी फौज तकरीबन 6 लाख के करीब है, सर प्लस माइनस। एग्जैक्टली। जर्नैल कितने हैं फौज के अंदर? 1993 के अंदर जब मैं जीएचक्यू में था चीफ्स के साथ, तो उस वक्त उनकी मेरे ख्याल को 100 सारे मिला के, यानी कुल मिला के। डॉक्टर्स वगैरह को सबको मिला के 120-125 के करीब थे। अब ज़्यादा हो गए क्योंकि अब आपके यहाँ बढ़ गई, एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड हो गई, 150 हो गए और 200 हो गए, 250 हो गए 250 का। यार। लेकिन 250 के अंदर आपके डॉक्टर्स भी हैं, सारे चार हैं। फॉर गॉड से यार, जब आप फौज का नाम लेते हो ना, तो प्लीज़ उन लोगों को जो सियाचिन पे बैठे हैं, Exactly. जो राजस्थान में जो रेत में बैठे हैं, Important. आस्क मी कि आई हैव सीन इन बलोचिस्तान, ये लुक नहीं होती आपकी, सर इसको मैंने पानी की तरह बहते देखा है सड़क के ऊपर, लिटरली पानी की तरह बहते देखा है। वहाँ पे जब तूफान चलता था रेत का, तो 7 दिन लगातार चलता था। आपकी रोटी में रेत होती थी, पानी में रेत होती थी, आपके नथनों में रेत होती थी, आपकी आंखों में रेत होती थी। यार उनको तो ना कुछ करो ना यार, That's right. प्लीज डोंट अब्यूज। एक देखो, गलती किसी से भी हो सकती है। मेरे पूरे प्रियम्बल जो अब तक मैं बनाना चाहता था सर, आज आपने उसे कमाल की आखिरी ईंट कर दी, वही है। मैं तो खिश्ते यहाँ- आखिर कर दिया। अच्छा, बड़ी नवाजिश है आपकी। खिश्ते आखिर कर आप दिया। बड़ी जो नवाजिश सर है। मैं ये अर्ज करता था, देखिए सब चीजों को Final करें, question. आप इकोनॉमी को करें, सब कुछ करें, आपने जितना करना है क्रिटिसिज्म करें, हाँ अगर फौज नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं। सर बात यह है सारी कि आज आप कोई गाली निकालता है, मिसाल के तौर पे एक शख्स ने कहा, और मुझे कोई
और नहीं है। लेकिन ये सर, ये मैं जो सवाल आपसे किया था, ये फैशन बनना शुरू हो गया। यस, और ये पाकिस्तान फौज को गाली देना ये हर फैशन लिबरल का बन गया फैशन है। बन गया। अगर आज प्लीज लुक एट, जस्ट पीप इनटू द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर कि मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। सर वहां पे जो हो रहा है आपके साथ, उससे बदतर, खुदा ना खास्ता अगर ये फौज ना होती तो बदतर होता, और ये अगर फौज ना रही तो उससे बदतर होगा। और यार ये फौज ने बड़े शहीद दिए हैं भाई आपको, बड़े गाजी हैं इसके अंदर, खुदा की कसम। मैंने ऐसे ऐसे बहादुर लोग देखेंगे, मैं आपको बता नहीं सकता। 71 वॉर की मैं आपको बताता हूँ। आई वॉज ऑन दी ओपी, मैं आर्टिलरी से चूंकि मेरा ताल्लुक था और मैं ओपी के ऊपर था। इंडियंस ने इतनी वो हमारे उस 71 में हमारे पास बहुत थोड़ा एमिनिशन होता था। यानी कि अगर मैंने कहा कि जी मुझे आप काइंडली 3 राउंड्स गन फायर दे दो, 4 गने होती थी कि जी 12 गोले हैं, लिटरली मेरे से सौदा किया कि यार 1 राउंड गन से 1 राउंड गन फायर से काम नहीं चलेगा, यानी कि 4 गोले हम फायर कर देते हैं। फायरिंग हो रही होती थी और एक सूबेदार साहब थे, उनका नाम था सूबेदार यासीन। वाह क्या बंदा था यार। हाई नेक उसने जर्सी पहनी थी, वो ठंड होती थी, स्टेन उसने लटकाई होती थी। 5A के बटालियन, मैं 5A के बटालियन के साथ आया वॉज चार्ली कंपनी, जो उस चार्ली कंपनी के साथ आया वॉज ऑब्जर्वर। तो वो स्काईलाइन पे चलता जाता था। और ठीक है मुंडिया, ठीक है सर, तुसी खैरियत ना लो। एक बार मैं कहा यासीन साहब की कर दो यार, वो फायरिंग हो रही है, थले आ जाओ। कहता सर जी कुछ नहीं होता। इंडियन ने फायर किया, आग लगी, बेतहाशा आग लगी, हमारी लाइंस कट गई। मेरा जो सिग्नल्स का नायक था, सैयद था, अल्लाह ताला, बहुत कमाल शख्स है वो शख्स। और मैंने देखा कि उसने वो टेलीफोन होता, जे टाइप टेलीफोन होते घुमाया करते, वो टेलीफोन लेके और साथ उस तारों का उसने गुच्छा उठाया हुआ, साथ उसके साथ था न्याजी, जो क्या नाम है अपना, रिक्रूट आया था मेरे पास सिग्नल्स का। तो उन्हें भी मैं कहा शाह जी किधर जा रहे हो, और बड़े ढीले मुंह से बोला करते थे। और सर जी मैं लैंड ज़रा थ्रू करके आवा गन पोजीशन तक, तो लैंड कट्टी गई हुई है, सड़ गई हुई है सारी। और ये ठहर जाओ यार, सब फायरिंग बड़ी हो रही, ओ कुछ नहीं होता सर जी। एंड ही वेंट इन दैट शेलिंग इन दैट फायर, और उसने जाके वो लाइन थ्रू की। ये लोग थे यार, और ये लोग हैं, खुदा की कसम ये लोग हैं, आज भी हैं। प्लीज डोंट अब्यूज योर फौज। यस प्लीज। आपका डिफरेंस एक बंदे के साथ है तो यार उसके साथ डिफरेंस कर लो, उसका नाम लेके डिफरेंस कर लो, लेकिन मेहरबानी करके लेकिन फौज इस तरह फौज को गाली मत दो, क्योंकि फौज है तो आप हैं। इसीलिए भाई आपको खड़ा नहीं होने देते कि आपके पास एटम बॉम्ब भी है, और एटम बॉम्ब कौन कंट्रोल कर रहा है? फौज कर रही है। एग्जैक्टली। आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास नहीं थी। सर अगर कज़ाफी साहब बिल्कुल लेट ना जाते तो इंडिया अमेरिकन के पास सेंट्रीफ्यूजेस नहीं थे। ये दरमियान में खाचना ना मारता, वो खच मार गया था, मार गया। सर कंक्लूड करने से पहले, हासन जफर साहब के पास जाने से पहले, मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ जो आज आपने कर दी। डिकोलोनाइज कीजिए, हर आदमी को आज़ादी चाहिए। ऑफ कोर्स जो गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी, यहाँ से कॉलोनियलिज्म का आगाज़ होता है, और इसी से ही आगे चलते चलते इम्पेरियलिज्म, और फिर जो है वो आपकी जो राज करने की जो एक सेंस पैदा होती है उस सब के अंदर थी और है। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आपको सुनाएंगे अपने आखिरी कलमात के अंदर यो काला मुंह का बांदर, वो सुनाएंगे कि काला मुंह का बांदर क्या है। सो एक्चुअली ये था कि अंग्रेज चला गया, लेकिन उसने जो है वो वाइट मैन इन ब्लैक स्किन छोड़ के चला गया। हमारा वो माइंडसेट नहीं तब्दील हो रहा। हमारी छोटी सी अशराफियत 2% की अशराफी है, 570 लोग हैं, और उनको 1% जो है
वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर सबसे बड़े कर्जे दिए जाते हैं। वही कामयाब लोग हैं, वही माशी तौर पे मजबूत लोग हैं। और बड़े ख़ानदान जो है वो सबसे निचला तबका जो था, बायसेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन अब वो सबसे ऊपरला दर्जा बन चुका है। और यहाँ पर तालीम होना, अशरफ होना, नेक होना, पढ़ा लिखा होना, अब ये आपकी जो है वो माशरे की कोई खूबियाँ नहीं रहेगी। अब जितना घटिया होगा और जितना अमीर होगा और जितना बदतहजीब होगा और अमीर होगा, ये अब आपके माशरे का स्टैंडर्ड बन चुका है। अब इसके अंदर से हमने डीकोलोनाइजेशन करनी है। सबसे पहले हमारी इंटरनल है, फिर हमारी एक्सटर्नल है। लेकिन अगर बहैसियत कौम अगर आपने करनी है तो वो किस तरीके से करना है, ये सब्जेक्ट अभी आगे भी चलेगा, लेकिन यहाँ तक हम इस सब्जेक्ट पे पहुंचे। आप जो मर्जी करते रहें, अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्से में, आपको कर्नल साहब ने भी बता दिया, मैं भी बता रहा हूँ, आप अभी कॉलोनिज्म और साम्राज्यत से निकले ही नहीं। आप अभी तक फिक्स हो गए। अब मैं आपको डीकोलोनाइजेशन के तरीके क्या बताऊं कि आप अभी तक ज़हनी जमूद के अंदर हैं और आप उस जमूद से निकले ही नहीं, और आपने एक फैशन बना लिया। आप जब निकलने लगे हैं तो आज़ादी की तरफ, तो आपने फौज को गालियां निकालना शुरू कर दी। यानी आपने अपनी गन्स और अपनी ताकत और अपने जोरे बाजू ही छोड़ दिए, तो आपके पास रहना क्या है? आपको अक्ल से आगे सोचना है। आपने अपने ही फौज, अपने ही लोग, अपने ही तरीकाकार, अपने शर्फ और अपनी मीडियोकरनेस को नहीं छोड़ना। आपने एलीट के चक्कर में, 2% एलीट के चक्कर में आप 90% लोग जो हैं वो अपने आप को वॉनाबीस बना चुके हैं और आप बड़े गलत रास्ते पे चले जा चुके हैं। आप डिट्रैक्ट हो चुके हैं। हमारे ट्रेसेस ऐसे नहीं हैं जिस तरह होना चाहिए। हमारा रिजल्ट अल्टीमेटली आका अलैहिस्सलाम से मिलना चाहिए। हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम हमारी जो है वो कंप्लीट एक ऐसी पर्सनालिटी है और जिनकी तरफ हमें चलना चाहिए। जो हुजूर का तरीका है वो हमारा तरीका है। डीकोलोनाइजेशन के अंदर आपने अगर करना है तो हुजूर के तरीके से चलें, जो कि एवोल्यूशन बेस है। वो सडन रेवोल्यूशन तो हुजूर भी नहीं लेकर आए। तो आप इस तरीके से ना करें। आप अपने तरीके, अपने सिपा सलारों को गालियां नहीं दिया करते। आपने, आपका सब्जेक्ट जो है वो आपके ओपोनेंट्स होते हैं और ओपोनेंट से भी डील करने का तरीका है। मैं अब तक यहाँ तक पहुंचा हूं कि डीकोलोनाइजेशन पे बात करेंगे, लेकिन ये फूड फॉर थॉट आपको देकर जा रहे हैं कि इसके ऊपर अभी आप काम करें, अपने ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर और अपनी जात के अंदर काम करना शुरू करें। अभी ओपोनेंट की बात छोड़ दें, आगे क्या होगा, अमेरिका क्या कर रहा है और रशिया क्या कर रहा है। वो रशिया अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, अमेरिका अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा कर रहा होगा, या तबाह हो चुका होगा या नहीं हो चुका होगा। अमेरिका वैसे यानी तकलीद के काबिल नहीं है, ये आप सोच लें। बहरहाल मैं यहाँ तक पहुंचा हूं कि डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस अभी शुरू ही नहीं हुआ। सो ओवर टू हसन साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत आपने अच्छा ऐसे कंक्लूड कर दिया। कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एनलाइटनिंग टॉक रियली। अब वो डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि वो, इशारे में एक और बात करूं मैं, इसी प्रोग्राम के अंदर एयर होते हुए ऑडियंस के साथ जो कर्नल साहब को दोबारा भी रिक्वेस्ट करने का कहूंगा। जरूर इंशाल्लाह एक दफा हम दोबारा किसी और नशिस्त में विल बी ऑनर्ड। तो वो आपने वो इशारा दिया तो वो मैं बता दूं, और सर हम जहाँ पे कृष्ण नगर में रहते थे और जब मेरा बचपन था तो वहाँ पे हमारे मोहल्ले में एक साहब थे जो कि किसी अंग्रेज के बावर्ची थे। उनके यहाँ जब वो आपस में लड़ाई बड़ाई होती थी ना, तो बहुत एक मतलब कौरवों पांडवों की जंग का समा होता था। तो उसमें जो सबसे इंसल्टिंग बात, जब मतलब सब गालियां वालियां एग्जॉस्ट हो जाती थी, तो आखिरी ये होता था, शट अप यू काला मुंह का भागा। तो हमने बाद में अंदाजा लगाया कि ये अंग्रेज जब इनकी बहुत तज़हीक चाहता होगा तो वो इनको कहता होगा शट अप यू काला मुंह का भागा। तो वो ये है सर कॉलोनियल माइंडसेट, जिनके अंदर कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड, और इसी को डीकॉलोनाइज करना है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट।